औजार और बर्तन। अब इसमें ये किस प्रकार के औजार काम में लेते हैं, जैसे पहले तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, तीर कमान से या धनुष बाण से ही वो करते थे शिकार। लेकिन अब मैंने अभी बताया था कि ये आधुनिकता के संपर्क में आ गए हैं, तो तीर कमान, धनुष, ये इनके औजार हैं, धनुष और बंदूक का भी प्रयोग ये लोग करने लगे हैं। बंदूक का भी प्रयोग ये लोग शिकार के लिए करने लगे हैं। अब तलवार एक और है इसमें, तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों का ये लोग प्रयोग करते हैं। और भीलों के घरों में मिट्टी के बर्तन, मक्का पीसने की चक्की और बांस से बना पावना जरूर पाया जाता है। मिट्टी के बर्तन, इनके बर्तन किस प्रकार के होते हैं, मिट्टी के बने बर्तन, मक्का पीसने की मशीन या चक्की बोल सकते हो आप, चक्की और बांस से बना पालना पाया जाता है। अब ये लिख लो, बर्तनों में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और मक्का पीसने की, क्योंकि मक्का का प्रयोग ये अधिक करते हैं, मक्का पीसने की चक्की, व मक्का पीसने की चक्की व बांस से बना पालना, बांस से बना पालना, बांस से बना पालना जरूर रखते हैं ये घर में, ठीक है, इनके घरों में पाया जाता है। अगर आपके समझ में औजारों में क्या क्या करते हैं, तीर कमान, धनुष बाण और बंदूक और तलवार का प्रयोग ये लोग करते हैं। मिट्टी के अब आधुनिक युग में ये बंदूक का भी प्रयोग करने लग गए हैं। अब बर्तनों में मिट्टी के बर्तन इनके घरों में पाए जाते हैं और मक्का पीसने की चक्की भीलों के घर में और बांस से बनी हुई पालना इनके घर में जरूर पाया जाता है। अब अपन ने आर्थिक क्रियाकलाप में ये 4-5 पॉइंट पढ़े हैं, जैसे मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ आपको। आर्थिक क्रियाकलाप में अपन ने आर्थिक क्रियाकलाप में कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं अपन ने। पहला था आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास गृह और अभी अपन ने पढ़ा है औजार और बर्तन, औजार व बर्तन, ठीक है। अब आखेट में अपन ने पढ़ा कि ये लोग पहले तो पशु पक्षियों का शिकार करते थे, लेकिन अब 80% भील पशुपालन व कृषि कार्य में लग गई, कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। अब इनकी कृषि करने की विधि मैंने बताई थी कि ये लोग आदिम जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, जिनमें भी झूमिंग कृषि करते हैं, जिसे दजला और फरात दजला नहीं, चिमाता और दजिया दो बोला जाता है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को चिमाता और मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को दजिया बोला जाता है। इसी प्रकार इनके भोजन में क्या क्या शामिल है, भोजन में मैंने अभी बताया था कि ये लोग मुख्यतः मक्का का प्रयोग करते हैं अपने भोजन में। उसके अलावा विशेष अवसरों पर, उत्सवों पर, त्योहारों पर ये लोग लापसी बनाकर खाते हैं और इनके घर में रबड़ी भी बनती है, राबड़ी जिसे बोलते हैं, जो छाछ और आटे से मिलाकर बनाई जाती है। उसके अलावा ये गेहूं, चना, दालें जो उगाते हैं कृषि में, उनका उपयोग ये खाने में करते हैं। वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं, वस्त्रों में मैंने अभी बताया था कि पुरुष अभी आधुनिकता के संपर्क में आते हैं, तो पैंट, साफा, पजामा, कुर्ता, ये कमीज, ये सारी चीजें पुरुष पहनते हैं। और स्त्रियों में भी वो घाघरा, चोली, कांचली, ये ओढ़नी, ये सारी चीजें ये पहनती
क्योंकि यही जनजाति अपन ने तीसरी जनजाति पढ़ रहे हैं ना अपन, तो इसमें सिर्फ भील ही ऐसे हैं जो आभूषणों का भी प्रयोग करते हैं, आभूषण भी पहने जाते हैं इनके। ठीक है, आभूषण किसके बने होते हैं? जस्ता, ये निकिल। अब इनके निवास गृह किस प्रकार के होते हैं? मैंने अभी बताया था कि प्राचीन काल में ये लोग कंटीन्यू बस्तियों के रूप में रहते थे, लेकिन अब ये सघन बस्तियों के रूप में रहने लग गए हैं। और इनके निवास गृह में एक, क्योंकि ये पशुपालन और कृषि दोनों करते हैं, तो पशुओं के लिए अलग जगह और कृषि में जो अनाज उत्पन्न करते हैं उनके भंडार इनके घरों में जरूर पाए जाते हैं। अब औजार और बर्तन में आपने पढ़ा ही है कि औजारों में ये तीर, कमान, धनुष बाण, तलवार और बंदूक का प्रयोग करते हैं, और बर्तनों में मिट्टी के बर्तन उपयोग में लाते हैं। और मिट्टी के बर्तनों के अलावा ये लोग इनके घरों में मक्का पीसने की चक्की और बांस से बना हुआ पालना जरूर पाया जाता है। ठीक है, अब इससे आगे कौन सा है अपना? इससे आगे है समाज व संस्कृति पॉइंट। आर्थिक क्रियाकलाप आ गया होगा आपकी समझ में। अपन ने 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं इनके। सबसे पहला था निवास क्षेत्र, दूसरा है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में अपन ने आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास गृह और औजार व बर्तन, ये सारे पॉइंट का अध्ययन किया है। आपके आ गए होगा समझ में। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से फोन करके आप पूछ सकते हो। अब अगला है किस प्रकार का इनका समाज व संस्कृति है। समाज व संस्कृति, संस्कृति। अब समाज व संस्कृति में देखो, ये लोग पितृसत्तात्मक समूह व कुलों में संगठित है। पितृसत्तात्मक का क्या मतलब होता है? पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि जिसका मुखिया एक हो। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है कि जिसका मुखिया, जैसे अपने घर में पितृसत्तात्मक अगर होगा तो जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है ना, वो उस घर का मुखिया होता है, उसे पितृसत्तात्मक कहते हैं। जैसे आपके घर में अगर आपके दादाजी सबसे बड़े हैं तो वो घर के मुखिया हो गए। ठीक है, इसे पितृसत्तात्मक कहते हैं। तो इनमें क्या परंपरा है? किनमें? भीलों में पितृसत्तात्मक, कि जो बड़ा व्यक्ति है वही घर का हेड होता है। प्रत्येक कुल का अपना अपना गण चिन्ह होता है। भील युवा हो या वृद्धा, उसकी पत्नी जरूर होती है। इसमें देखो अलग अलग है कि इसमें अलग अलग जो गांव में निवास करते हैं। इसके अलावा आप ये देखो कि इनमें प्रथाएं अलग है। जैसे विवाह के समय बहुपत्नी प्रथा, इसमें एक तो मुख्यतः ये है पितृसत्तात्मक, दूसरा है बहुविवाह, बहुविवाह प्रथा। बहुविवाह प्रथा क्या होती है? बहुविवाह, एक से अधिक पत्नियां रखना, बहुविवाह प्रथा इनमें भीलों में प्रचलित है। इसमें अब विवाह की विधि क्या है इनमें कि लड़के वाले वधू पक्ष को विवाह का प्रस्ताव लड़के वाले रखेंगे। इनमें अपने से उल्टा है कि जैसे लड़की वालों की तरफ से विवाह का प्रस्ताव नहीं जाएगा, इनमें लड़के वालों की तरफ से विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है। इस चीज का भी आपको वर्णन इसमें समाज व संस्कृति में करना पड़ेगा। और जो दान दहेज दिया जाता है वो भी लड़के वाले को ही उसका, इसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे दापा कहते हैं। लड़के वालों को कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे किसको? आप ये लाइन नोट कर लो, लड़के वालों को कन्या का मूल्य देना पड़ता है, मूल्य देना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? दापा, जिसे क्या कहा जाता है? दापा। ये याद रखना कि यह प्रथा है इनके, किनके? भीलों के। भीलों के कि अगर विवाह करना है तो इनमें बहुपत्नी बहुविवाह प्रचलित है। दूसरा, इनमें लड़के वालों की तरफ से विवाह का प्रस्ताव आएगा और लड़के वालों को लड़की की कुछ भी जैसे मूल्य या कीमत देनी पड़ती है जब उनका विवाह संपन्न होता है। अब है ये प्रकृति
ज्यादा होती है। यह अनेक देवताओं को मानते हैं, जैसे अपन इसमें बुशमैन में भी पढ़ा था कि 2 देवताओं को मानते हैं। अब इसमें देखो अनेक देवताओं की पूजा की जाती है, ये अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेतों में ये विश्वास करते हैं और इनमें नाग देवता की पूजा की जाती है। और दूसरा इसमें नाग देवता की पूजा की जाती है और दूसरा इसमें जो मर जाता है ना व्यक्ति बिलों में, उसका दाह संस्कार किया जाता है। यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, दाह संस्कार, मरने के बाद जो होता है ना वो दाह संस्कार इनका किया जाता है और ये अनेक देवताओं में विश्वास करते हैं। अब देखो इसमें देखा घूमर और गैर, ये 2 नोट कर लो आप, घूमर और गैर क्या है ये, घूमर और गैर, ये नृत्य है, भीलों के नृत्य हैं, ये मुख्य नृत्य हैं। ये घूमर और गैर नृत्य जो भीलों के द्वारा विशेष इनके जो भी फंक्शन होते हैं ना, समारोह होते हैं, उनमें किए जाते हैं, तो भीलों के नृत्य हैं ये घूमर और गैर। ये नाम याद रखना, कई बार छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है, इन्हीं से क्वेश्चन निकलते हैं आपके छोटे। अब आगे है राजस्थान में सोम जातक और माही से बनी त्रिवेणी पर भीलों का प्रमुख गणेश्वर मेला जनवरी माह में लगता है। यह मेला शिव की आराधना हेतु लगता है। इस जनजाति में ढोल बजाकर आपातकालीन समय में सभी को एकत्रित कर लिया जाता है। फाइले भीलों का रंग घोष है। समस्त पल का मुखिया गमेती कहलाता है, जो इस प्रकार इनका शासक होता है। अब इनका सामाजिक जीवन क्या है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया। दूसरा आगे है सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। अब इसमें संस्कृति का पता लग गया बना आपको कि अनेक देवताओं में विश्वास करते हैं, घूमर और गैर इनका नृत्य, गणेश्वर मेला लगता है राजस्थान में। अब है पितृ, भीलों के कई पितृवंशी गोत्र होते हैं, अलग अलग गोत्र होते हैं ना, जैसे आपने भी होते हैं कि ये जो सरनेम जो अपन लगाते हैं ना गोत्र, कि कौन से गोत्र से हैं ये, तो इनके भी अलग अलग गोत्र होते हैं। इनका भी जो विवाह है वो जैसे खुद का जो गोत्र है, जैसे अपने भी प्रचलित है कि खुद के जो गोत्र में उसी लड़की का अन्य गोत्र होना चाहिए, या लड़के और लड़की का अन्य गोत्र होना चाहिए, उनके माता पिता का गोत्र मिलाते हैं ना अपन, तो इसी प्रकार ये लोग भी इनका गोत्र अलग अलग होना चाहिए, विवाह करते हैं। उसके बाद है भीलों में विवाह के कई प्रकार हैं, जैसे मोरबंदिया विवाह, आबाणी विवाह, देवर विवाह, विलीन विवाह और सेवा विवाह और प्रेम विवाह, ये तरीके प्रचलित हैं। अब ये मोरबंदिया विवाह में ये है कि जो स्वयंवर नहीं होते थे क्या पुराने जमाने में, आप उस प्रकार से कर सकते हो कि कोई जैसे वस्तु ऊंची बांध दी जाती है, उसको जो तोड़ेगा वही उसके साथ विवाह करेगा। और दूसरा है आबाणी विवाह, इसमें लड़की को जबरदस्ती और उसकी मर्जी के बिना उठाकर इसका विवाह किया जाता है। तीसरा है देवर विवाह, इसमें यह है कि जिसका जैसे अगर पति की मृत्यु हो जाती है आकस्मिक, तो उसके देवर के साथ उसका दूसरा विवाह कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुविवाह प्रथा है ही। और विलीन विवाह की अदला बदली में भी इनके विवाह किए जाते हैं, कि जैसे उसने उसके लड़के को, उसकी लड़की उसके लड़के को ब्याह देते हैं और लड़की उनकी अपने लड़के को ब्याह देते हैं, विलीन विवाह कहलाता है। और प्रेम विवाह की अभी मैंने पहले बताया था ना कि इनका ये लड़के वालों को लड़की का मूल्य देकर ही विवाह संपन्न होता है, ठीक है, ये इनका सामाजिक जीवन है। अब इनमें ये अलग अलग इसमें देवताओं की ये पूजा करते हैं, या अंधविश्वासी होते हैं, ये समाज में संस्कृति में आ ही गया। अब इसका है अगला पॉइंट, आधुनिक समाज से संपर्क। अगला पॉइंट इसका क्या है, आधुनिक समाज से संपर्क। कि आधुनिकता से इनका क्या संपर्क है। अब
अत्यधिक संपर्क में आए हैं, जिससे कि इनमें बदलाव हुआ है। अब इनमें देखो अब ये लोग क्या करते हैं, पहले मैंने तुम्हें बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आक्षेप करते थे, लेकिन अब आधुनिकता के संपर्क में आने के बाद ये लोग पहले गांव में निवास, वही हमने पढ़ा था कि ये गांव में निवास करते हैं, लेकिन अब आधुनिकता के संपर्क में आने के बाद ये लोग शहरों में भी निवास करने लग गए हैं। शहरों में भी निवास करने लग गए हैं। ठीक है, अब शहरों में ये लोग निवास करने लग गए हैं, तो शहरी कल्चर से, संस्कृति से ये प्रभावित होंगे, तो ये व्यापार वाणिज्य भी करने लग गए हैं, क्योंकि जो अनाज है कृषि तो ये करने लग ही गए हैं, तो ये व्यापार वाणिज्य भी अब ये करने, ये जो जनजाति है इस पर आधुनिकता का सबसे अधिक प्रभाव आप यूं कह सकते हो, क्योंकि इनमें जो विकास इन्होंने किया है कुछ सालों में वो बहुत ही अत्यधिक किया है। युवा वर्ग मेहनत मजदूरी करने लगे हैं। बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने से इनके पहनावे, बोलचाल और रहन सहन में भी बदलाव आया है। सरकारें आदिवासी क्षेत्रों के प्रादेशिक विकास हेतु विद्यालय, चिकित्सा तथा परिवहन संचार के साधन उपलब्ध करवा रही है। सरकार इनको कुटीर उद्योग व कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा दे रही है। इनमें ये व्यापार किस प्रकार का करते हैं, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होते हैं, छोटे उद्योग, जो कि जैसे जिसमें जिसकी कला है ना उसी के आधार पे, जैसे कोई बजाता बहुत अच्छा है तो वो संगीत के क्षेत्र में जाएगा बजाने, कोई बर्तन बहुत अच्छे बनाता है, कसीदाकारी बहुत अच्छी करता है, तो ये छोटे छोटे उद्योग जिसमें लागत नहीं लगे और सरकार इनका सहयोग करती है, तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। और इनके शहरों में आने से इन लोगों के रहन सहन में, खान पान में, सब में फर्क पड़ गया है, क्योंकि शहरों में अब ये सरकारी नौकरी भी और सरकार इनकी तरफ विशेष ध्यान दे रही है। विभिन्न योजनाएं, जैसे इन क्षेत्रों में जो आदिवासी क्षेत्र जिसे अपन बोलते हैं ना, जिनमें ये जनजाति निवास करती हैं, उनमें इनके लिए अलग से चिकित्सा सुविधा, स्कूलों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, आधुनिकता का ज्यादा से ज्यादा प्रभाव करने के लिए, इनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने के लिए इनको सारी सुविधाएं उपलब्ध सरकार करवा रही है। तो इससे इनके जीवन जो स्तर में है वो काफी बदलाव अब महसूस होने लग गया है। तो इसमें अपन ने यही पढ़ा है कि जैसे आधुनिक समाज से संपर्क इनका अत्यधिक बढ़ने से इनके रहन सहन में, खान पान में काफी बदलाव आया। अब ये लोग जो कृत्रिम इनका काम था, जैसे शिकार करना, ये छोड़कर कृषि, अभी हमने पढ़ा था ना, कृषि और पशुपालन करने लगे हैं। अब कृषि और पशुपालन पहले तो ये आदिम प्रकार से करते थे, लेकिन आधुनिक समाज के संपर्क में आने से ये लोग विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करके, सरकार भी इनको विशेष सहयोग दे रही है, तो यह व्यापार और वाणिज्य, क्योंकि ज्यादा अनाज उत्पन्न करेंगे तो उसको बेचेंगे ही, तो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भी ये लोग जा रहे हैं। और यह सरकार इनको कुटीर उद्योग लगाने में अत्यधिक सहयोग कर रही है। इनके क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे चिकित्सालय खोलती है, आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनका भी विकास करने के लिए सरकार काफी प्रयासरत है। उससे इसमें बदलाव भी, इनकी जो संस्कृति थी उसमें बदलाव भी काफी हुआ है। तो आज अपन ने इसमें जो एक भील जनजाति है इसके सारे पॉइंटों का अध्ययन अपन ने किया है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, जिससे कि आपके ध्यान में हल्के हो जाए। जो मैं नोट करवा रही हूँ आपको साथ के साथ नोट करना है और आपका टेस्ट भी होगा, याद भी करते रहना है। सबसे पहला पॉइंट था इसके निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र में मैंने तुम्हें बताया था कि ये लोग विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली की पहाड़ियों में रहते हैं। तो वो कहाँ का पड़ते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ठीक है। दूसरा था आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में अपन ने 4-5 पॉइंट पढ़े थे। क्रियाकलाप, इनमें सबसे पहला था
तीसरा था इनके निवास गृह, वस्त्र और औजार या बर्तन। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति में अभी मैंने बताया कि समाज व संस्कृति में इनका समाज पितृसत्तात्मक समाज है। इसमें अनेक देवताओं की ये पूजा करते हैं, ये अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेतों में काफी विश्वास करते हैं। इनमें गणेश्वर मेला जो लगता है वो भी एक शिव की आराधना में ही लगता है। इनके जो दो नृत्य मैंने बताए हैं कौन कौन से, घूमर और गैर, इनके दो मुख्य नृत्य हैं जो ये विशेष अवसरों पर भी लोग करते हैं। अब चौथा है समाज व संस्कृति, इनका सामाजिक जीवन क्या है। सामाजिक जीवन अभी अपन ने पढ़ा कि इनका समाज पहले तो प्रकीर्ण प्रकार से रहता था, लेकिन अब यह सघन बस्तियों के रूप में काफी डेवलप हो रहे हैं। इन्होंने क्या है, अब सामाजिक जीवन में ये समाज में अलग अलग इनकी बहुविवाह प्रथाएं हैं। ये अभी हमने पढ़ा था ना कि लड़के वालों के वो लड़की के लिए मूल्य देना पड़ता है जिसे दापा कहा जाता है, अभी अपन ने पढ़ा था ना इसमें। और ये बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह और विवाह के अलग अलग प्रकार अपन ने पढ़े थे। अपन विवाह, विनिमय विवाह भी, ठीक है, क्रय विवाह, ये इनके होते हैं। पांचवा पॉइंट है आधुनिक समाज से संपर्क। आधुनिक समाज से संपर्क, इसमें अभी मैंने बताया था कि यह जो जनजाति है इसने आधुनिक समाज से संपर्क कर काफी विकास किया है। सरकार भी इसकी तरफ जाते थे, पहले ये लोग सिर्फ आर्केट करते थे, लेकिन इसमें अब इनका स्थायी जीवन हो गया। पशुपालन भी अत्यधिक करने लगे हैं। कृषि पहले के आधुनिक प्रकार की करते थे, अब औजारों का प्रयोग कर करके कृषि की विभिन्न विधियों से कृषि का अधिक उत्पादन करने लगे हैं। और अधिक उत्पादन होता है तो व्यापार वाणिज्य में भी ये करने लगे हैं। शहरों की ओर निकले हैं ये लोग, शहरों के लोगों के संपर्क में आए हैं, तो ये लोग पढ़ने लिखने भी लगे हैं, शिक्षित भी हुए हैं और रोजगार भी करने लगे हैं। कुटीर उद्योग और ये इनको लगाने के लिए सरकार इनको विशेष रूप से सहायता देती है। और जो जनजातीय लोग, इनके जनजातीय लोग जो आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, उनके विशेष विकास करने के लिए सरकार विशेष रूप से प्रयास कर लिया। क्या प्रयास कर लिया, मैंने अभी बताया कि उन क्षेत्रों में चिकित्सालय खोले जाते हैं, रोजगार के वहां उनको शिक्षित करने के लिए विद्यालय खोले जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कौशल विकास करने के लिए उनका ज्यादा से ज्यादा उनका संपर्क बढ़ाने के लिए उनको अनेक प्रकार के अवसर दिए जा रहे हैं। आर्थिक और